जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा कुछ पार्ट रह गया था एथिकल एंड लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हमारा कुछ पार्ट रह गया था जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। जी अब इसमें आ जाता है इंसैनिटी डिफेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे बेसिकली, इसमें हमने इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन को डिस्कस किया था, जो है मैंडेटरी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट को डिस्कस किया था, सिविल कमिटमेंट हमने लॉ देखा था। इसके अलावा हमने जो है वो ड्यूटी टू इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है इंसैनिटी डिफेंस। इंसैनिटी डिफेंस ये होता है कि बेसिकली इसमें ये उन लोगों के लिए दिया जाता है कि इसमें अगर कोई ऐसे लोग जिनसे कोई मर्डर या कोई ऐसा क्रिमिनल हो जाए तो उनको जो है उस क्रिमिनल के लिए सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उनको उस जो है वो क्रिमिनल से मतलब उस जो है वो जुर्म से आज़ाद कर दिया जाता है, ये कह के कि ये पेशेंट जो है वो मेंटली सिक था, मेंटली स्टेबल नहीं था, इसलिए इसने उस कंडीशन में जो है वो ये गुनाह सरदर्द किया या उससे ये गुनाह हुआ, तो उसको इंसैनिटी डिफेंस कहते हैं। इंसैनिटी बेसिकली कहते हैं जुनून, पागलपन, ठीक है। डिफेंस के उसकी वजह से उसको एक फ़ायदा मिल जाता है। तो इंसैनिटी डिफेंस ऑल्सो नोन एज मेंटल डिसऑर्डर डिफेंस, ये बेसिकली क्या है कि इज एन अफर्मेटिव डिफेंस बाय एक्सक्यूज इन क्रिमिनल केस से उसको एक्सक्यूज मिल जाता है, आर्ग्यूइंग दैट द डिफेंडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शन ड्यू टू एन एपिसोडिक और परसिस्टेंट साइकेट्रिक डिजीज एट द टाइम ऑफ द क्रिमिनल एक्ट। जब क्रिमिनल एक्ट हुआ था तब वो डिजीज से उस पर्टिकुलर एपिसोडिक कंडीशन से गुजरा था, इसलिए उससे वो ना सर दर्द हुआ तो उसको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट दैट द पर्सन अक्यूज ऑफ अ क्राइम इज नॉट गिल्टी बिकॉज द पर्सन कैनॉट कंट्रोल हिज और हर एक्शन और कैनॉट अंडरस्टैंड द रॉन्गफुलनेस ऑफ एक्ट इज नोन एज मैकनॉटन रूल। बेसिकली मैकनॉटन साहब एक बंदे थे, इन्होंने क्या किया था कि किसी का मर्डर कर दिया था, तो उसके बाद से ये रूल बना था कि अगर वो पर्सन अपनी उस कंडीशन में नहीं है, ठीक है, अगर उसको नहीं पता क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है, उस वक्त उसने समझा था कि मैं शायद प्राइम मिनिस्टर हूँ, उस सेंस में जो है उसने उस बंदे का मर्डर कर दिया था, तो उसके बाद से जो ये रूल बना था कि वो पर्सन जो मेंटली सिक हो, मेंटली स्टेबल ना हो, अगर उससे कोई गुनाह कर हो गया जाए तो उसको जो है वो उसको जो है फ्री कर दिया जाता है, उसको उसके लिए कोई पनिश वगैरह नहीं किया जाता। When the person meet the criteria, he or she may be found guilty by the reason of इंसैनिटी। उस पागलपन, उस जुनून, उस सीरियस मेंटल इलनेस की वजह से उसको गिल्टी करार नहीं दिया जाता और उसको जो है सॉरी उसको क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जाता और उसको जो है वो फ्री कर दिया जाता है, उसको फाउंड गिल्टी किया जाता है। The public perception of the insanity defense is that it is used in 33 to 45% of major criminal cases में पेशेंट को छोड़ दिया जाता है ये कह के कि जो है वो इंसेन थे या इंसैनिटी डिफेंस की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। एंड इट इज़ यूजली सक्सेसफुल दैट इज द पर्सन एक्यूज ऑफ द क्राइम गेट ऑफ एंड इज फ्री इमीजिएटली। फिर आ जाता है नर्सिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होना, जवाबदा होना। तो इसने बेसिकली बताया कि नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, कॉम्पिटेंट, लीगल एंड एथिकल केयर टू द क्लाइंट एंड फैमिलीज होता है, ठीक है। जितनी भी ओवरऑल स्टाफ हो सब रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने पेशेंट को, फैमिली को एक सेफ, कॉम्पिटेंट, लीगल, एथिकल केयर प्रोवाइड करें, उनके एथिक्स का ध्यान रख के, ठीक है। अभी बेसिकली कुछ गाइडलाइन बताई थी, प्रोफेशनल गाइडलाइन बताई थी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने, इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स बताए थे फॉर नर्सेज के लिए, विन इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट और अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग ने कुछ स्कोप स्टैंडर्ड बताए थे प्रैक्टिस के, जो बेसिकली आउटलाइन करती है नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से नर्सेज जो है वो एफिशिएंट केयर प्रोवाइड करेंगे। आपको अपनी बुक का पहला चैप्टर याद हो तो उसमें बेसिकली ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बताए हुए, ठीक है। Nurses are expected to meet the standard of care, meaning the care they provide to the client meets that expectation and is what any nurse in a similar situation would do, ठीक है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करें और वो केयर ऐसी प्रोवाइड करें जो उनकी एक्सपेक्टेशन को, पेशेंट की भी एक्सपेक्टेशन को पूरी करें, उस सिचुएशन के लिहाज से जो है वो ठीक हो। अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर डेवलप कौन करता है, बेसिकली ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करते हैं या तो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू डेवलप होते हैं या कोई फेडरल एजेंसी रेगुलेशन डेवलप करती है, कोई एजेंसी पॉलिसी जो है, एजेंसी पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर बताए जाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपने प्रोवाइड करने, और सिविल क्रिमिनल लॉ जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर देने चाहिए, ठीक है। जबकि हमारे जो नर्सिस के जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है वो तो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने बताया, लेकिन ओवरऑल जो वैसे स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो
जो है वो डेवलप कर सकते हैं, मतलब स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू डेवलप हो सकते हैं, फिर फेडरल एजेंसी रेगुलेशन डेवलप कर सकती है, या एजेंसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर में जो उसके अंदर ऐड हुए होते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, या हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है वो बताए होते हैं। अब बेसिकली होता है टॉट, आपसे जो है वो पेपर में क्या आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट इंसैनिटी डिफेंस, ठीक है, या आपको आ जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट टॉट, ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉट, ठीक है। तो टॉट कहते हैं बेसिकली द रॉन्गफुल एक्ट दैट रिजल्ट इन इंजरी, लॉस और डैमेज टू द पेशेंट, यानी नर्सिस से या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई गलती से कुछ हो गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट को कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है, पेशेंट का कोई लॉस हुआ हो या उसको कोई डैमेज पहुंचा, उसे कहते हैं टॉट। अब टॉट जो है वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है। अनइंटेंशनल टॉट में आ जाता है निगलिजेंस, मैल प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। अनइंटेंशनल टॉट में जो इंटेंशनली ना हुआ हो, ठीक है, निगलिजेंस या मैल प्रैक्टिस। निगलिजेंस में क्या होता है कि एन अनइंटेंशनल टॉट दैट इन्वॉल्व कॉजिंग हार्म बाय फेलिंग टू डू व्हाट अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन वुड डू इन अ सिमिलर सर्कमस्टांसेस, यानी इसमें जो है वो आप हार्म पहुंचाते हो जो आपको एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबल नर्स को करना चाहिए, आप वो नहीं करते। जैसे नर्स को टीडीएस में मेडिसिन, नर्स कहीं पेशेंट को टीडीएस में मेडिसिन देनी चाहिए थी, आपने नहीं की, सॉरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था कि पेशेंट को टीडीएस में जो है वो मेडिसिन देनी है, लेकिन आप नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये क्या है, आप अपनी वो ड्यूटी या अपना वो रोल परफॉर्म करने में फेल हो गई, ठीक है, ये निगलीजेंस, यानी आपकी निगलीजेंस होगी, ठीक है। जबकि मैल प्रैक्टिस क्या है, इज अ टाइप ऑफ निगलीजेंस आ जाता है दैट रेफर स्पेसिफिकली टू द प्रोफेशनल एंड सच एज नर्सेज एंड फिजिशियन। मैल प्रैक्टिस में ये होता है कि आपने वो काम किया तो है लेकिन गलत किया है, निगलीजेंसी में कि आप वो कर नहीं पाए, ठीक है, और मैल प्रैक्टिस में आता है कि आपने किया लेकिन गलत किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को आईवी लाइन पास करने के लिए कहा गया था, आपने आईवी लाइन पास तो कर दी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक मेजर्स को फॉलो करना था, जो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने था, आपने नहीं किया, जिसकी वजह से पेशेंट को ड्यूरिंग जो है आईवी कैनुलेशन पेशेंट को जो है इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है, तो ये मैल प्रैक्टिस हुई। अब कहते हैं मैल प्रैक्टिस में जो है वो क्लाइंट और फैमिली कैन फाइल द मैल प्रैक्टिस लॉ सूट इन केस ऑफ इंजरी, लॉस और डेथ, जो है वो फैमिली जो है उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा कर सकते हैं कि पेशेंट की इस स्टाफ की या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की इस मैल प्रैक्टिस की वजह से हमारे पेशेंट को ये इंजरी हुई है, लॉस हुआ है। फॉर अ मैल प्रैक्टिस सूट टू बी सक्सेसफुल दैट इज for the nurses, physician or hospital or agency to be liable, the client or family need to prove the following 4 element, यानी अगर पेशेंट की फैमिली जो है वो या क्लाइंट की फैमिली को एक लॉ आपके खिलाफ लॉ वो करती है, मुकदमा करता है, लीगल एक्शन लेती है, तो उसको ये 4 चीज़ें जो है वो प्रूव करनी पड़ती हैं, फिर जाके जो है वो मैल प्रैक्टिस का मुकदमा जो है वो दायर कर सकती है हॉस्पिटल के खिलाफ या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के खिलाफ। जिसमें सबसे पहले आ जाता है ड्यूटी, लीगली रिकग्नाइजेबल रिलेशनशिप हो क्लाइंट और नर्स के दरमियान, क्लाइंट और डॉक्टर के दरमियान, क्लाइंट और फिजिशियन के दरमियान, ठीक है, वो लीगली रिकग्नाइजेबल रिलेशनशिप दोनों के दरमियान एग्जिस्ट हो, यानी उस टाइम वो ड्यूटी पे वो पर्सन मौजूद हो जिसके खिलाफ उन्होंने जो है वो लॉ सूट किया, ठीक है, मुकदमा दायर किया। द नर्स हैज़ अ ड्यूटी टू द क्लाइंट मीनिंग दैट द नर्स वॉज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ नर्स, ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उस नर्स की वजह से अगर उसको पेशेंट को कोई इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो उस टाइम उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया हो, जैसे द नर्स फेल टू कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ केयर देयर बाय ब्रीचिंग या फेलिंग द एग्जिस्टिंग ड्यूटी, द नर्स डिड नॉट एक्ट एज अ रीजनेबल प्रूडेंट नर्स वुड हैव एक्टेड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, यानी उसकी किसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, उसकी किसी निगलिजेंस की वजह से, उसकी किसी मैल प्रैक्टिस की वजह से जो है वो पेशेंट को वो हार्म आया हो, तब। सेकेंडली इंजरी और डैमेज, क्लाइंट सफ़र सम टाइप ऑफ लॉस, डैमेज और इंजरी, और वो डॉक्यूमेंटेड हो, नज़र आ रहा हो कि हाँ पेशेंट को ये हार्म पहुंचा है, जैसे भी मैंने आपको आईवी कैनुलेशन में बताया, वहाँ पे सारा एडीमा हो जाए, उसका हाथ जो सारा स्वेल हो जाए, या वहाँ पे जो है वो फ्लेबाइटिस हो जाए, या कुछ भी जो है प्रॉब्लम हो गया, तो वो फिर जो है वो आप करते हो कि ये पर्टिकुलर इंजरी या ये डैमेज पेशेंट को जो है वो इस मैल प्रैक्टिस, इस पर्सन की मैल प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। कॉजेशन, द ब्रीच ऑफ ड्यूटी वॉज द डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस, डैमेज और इंजरी, मतलब ये भी साबित करना है कि वाकई उस मैल प्रैक्टिस की वजह से या उस नेग्लिजेंस या उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से ये इंजरी और लॉस हुआ है, ऐसा नहीं वो किसी और वजह से हुआ है और आप इसको उसमें जो है वो कर लो, ठीक है। इन अदर वर्ड द लॉस, डैमेज और इंजरी वुड नॉट
हैव अकर्ड इफ़ द नर्स हैज़ एक्टेड इन अ रीजनेबल प्रूडेंट मैनर, यानी अगर उसने प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म की होती तो ये जो है वो ये गलती ना हुई होती। यानी ये 4 एलिमेंट को प्रूव करना पड़ता है, तब जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कोई मेल प्रैक्टिस का सूट जो है वो या मेल प्रैक्टिस का जो है वो लॉ सूट जो है वो दायर किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि what are the 4 elements that the client or family have to prove in order to जो है वो in order to जो है वो लॉ सूट या in order to मेल प्रैक्टिस लॉ सूट, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। फिर आ जाता है इंटेंशनल टॉर्ट, पीछे हमने पढ़ा था अनइंटेंशनल टॉर्ट, इसमें निगलिजेंस मेल प्रैक्टिस आ जाती है। अब आ जाता है इंटेंशनल टॉर्ट, जिसमें आप खुद से जानबूझ कर जो है वो पेशेंट को हार्म पहुंचा रहे होते हो। तो कहता है साइकेट्रिक नर्सेज ऑल्सो मे बी लाइबल फॉर द इंटेंशनल टॉर्ट और वॉलंटरी एक्ट दैट रिजल्ट इन हार्म टू द क्लाइंट। एग्जाम्पल में आ जाता है असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली असॉल्ट में वो कहता है कि इन्वॉल्व एनी एक्शन दैट कॉज अ पर्सन टू फियर बीइंग टच इन अ वे दैट इज ऑफेंसिव, इंसल्टिंग और फिजिकली इंजूरियस विदाउट कंसेंट और अथॉरिटी। असॉल्ट में आप पेशेंट को सिर्फ डराते हो, उसको फियर देते हो कि उसको जो है वो ऑफेंसिव वे में टच किया जाएगा या उसको इंसल्ट किया जाएगा या उसको कोई इंजरी दी जाएगी, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना। जैसे मेकिंग थ्रेट टू रीस्ट्रेन द क्लाइंट टू गिव हिम और हर इंजेक्शन फॉर फेलियर टू कॉपरेट। अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं कर, आपसे डराते धमकाते हो कि आपको इंजेक्शन लगा देना, अगर आपने नहीं किया आपको रीस्ट्रेन कर दिया जाएगा, ठीक है, बांध दिया जाएगा, या आप सिर्फ इसमें थ्रेट देते हो सॉल्ट में। बैटरी में इन्वॉल्व हार्मफुल और अनवांटेड कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट, एक्चुअल हार्म और इंजरी मे और मे नॉट हैव अकर, ठीक है, यानी उसमें से आपने थ्रेट दी, इसमें आप उसको एक्चुअल में वो अप्लाई भी कर देते हो। अब हो सकता है उससे उसको इंजरी हो या ना हो, जैसे पेशेंट को आपने उसमें तो सिर्फ डराया था ना रीस्ट्रेन करके, उसमें रीस्ट्रेन कर देते हो, अब हो सकता है रीस्ट्रेन से इंजरी हो या ना हो, ठीक है। टचिंग ए क्लाइंट, जैसे फॉर एग्जांपल विदाउट कंसेंट या अननेसेसरी रीस्ट्रेनिंग अ क्लाइंट। फॉल्स इम्प्रिजन में आ जाता है कि आप अनजस्टिफाइबल डिटेंशन करते हो क्लाइंट की, सच एज इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रीस्ट्रेन और सेक्लूजन, ठीक है, उसमें फिर आप इनअप्रोप्रिएट यूज़ करते हो रीस्ट्रेन का और सेक्लूजन का। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ये अनइंटेंशनल टॉर्ट का। अब कहते हैं प्रोवाइडिंग लाइबिलिटी फॉर एन इंटेंशनल टॉर्ट, उसमें 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले एक्ट वॉज विलफुल एंड वॉलंटरी ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी वो नर्स ने जो है वो खुद से किया और उसके वॉलंटरी कंट्रोल में था, उसको वो मतलब चाहती तो वो उसको ना देती, जैसे भी कहा पेशेंट को चाहती तो मत उसको रिस्ट्रेन करती, उसने खुद से अपनी मर्ज़ी से किया और वॉलंटरी किया, तब वो जवाबदाह होती है कि उसने क्यों किया, वो इंटेंशनल टॉर्ट क्यों दिया। द नर्स इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज और इंजरी टू द पर्सन, उस जो है थ्रेट या उस की वजह से जो है रिस्ट्रेन करने की वजह पेशेंट को हार्म हुआ है, ठीक है, इंजरी हुई है, तो वो उसके लिए जवाबदार है कि उसने क्यों ऐसा किया। द एक्ट वॉज सब्सटेंशियल फैक्टर इन कॉजिंग द इंजरी और कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके उस एक्ट करने की वजह से पेशेंट को हार्म हुआ है तो तब भी वो जवाबदार है। फिर आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ लाइबिलिटी के किस किस तरीके से जो है वो नर्सेज जो है वो लाइबिलिटी से बच सकती है, ठीक है। नर्सेज कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉ सूट थ्रू सेफ कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर एंड डिस्क्रिप्टिव एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किसी को कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे तो लॉ सूट से जो है वो नर्सेज बच सकती है। जैसे वो कहता है स्टेप्स टू अवॉइड लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या है, विद इन द स्कोप ऑफ जो स्टेट लॉ है, ये नर्स प्रैक्टिस एक्ट है, उसके अंदर अंदर वो प्रैक्टिस करें नर्सेज, जब जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर हैं उन सबको फॉलो करेंगी, ठीक है, जो जो स्कोप है जो नर्स प्रैक्टिस एक्ट है उसके अंदर रह के वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगी तो उनको किसी चीज़ के लिए जवाबदार नहीं होना पड़ेगा। कोलैबोरेट विद द कोलीग टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन कर रहे हैं पेशेंट के लिए दूसरे कोलीग के साथ जब कोलैबोरेट करके करेंगे तो उससे जो है वो ज़्यादा अच्छा आउटकम आ जाएंगे, तो कोई मिस्टेक का या एरर का या निग्लिजेंस का जो है वो पे डर नहीं होगा। यूज स्टैब्लिश प्रैक्टिस स्टैंडर्ड टू गाइड द डिसीजन एंड एक्शन, प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से यूज़ करें, ठीक है, गाइड करने के लिए, ठीक है, पेशेंट को उसकी के लिए कोई डिसीजन लेने के लिए या एक्शन लेने के लिए। ऑलवेज पुट द क्लाइंट राइट एंड वेलफेयर फर्स्ट, पहले पेशेंट के राइट्स का उसके वेलफेयर का सोचें फिर कुछ और करना है। डेवलप इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशन विद द क्लाइंट एंड फैमिली, पेशेंट के साथ उसकी फैमिली के साथ के जो है वो रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, ताकि आप पेशेंट की प्रॉब्लम पे काम कर सको, उनके अंदर चेंज लेके आ सको।
तो आपको उसके लिए जवाबदार नहीं होना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। Accurately and thoroughly document all the assessment data, treatment, intervention and evaluation of the client response to care। ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ जितना भी डाटा है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एथिकल इशू। अब वो कहता है एथिकल इशू में आ जाते हैं, फिर इसमें फर्दर आप इसमें एथिकल प्रिंसिपल आ जाते हैं। अब वो कहता है एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट रिलेटेड टू राइटनेस or wrongness of action and to the goodness or badness of the motive and end of such action। ठीक है, नहीं वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी एथिक्स, ये बेसिकली एथिक्स की डेफिनेशन बताइए अगर आपको पेपर में आ जाए कि इसमें आप ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के साथ डील करते हो, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ ठीक है, कहाँ ह्यूमन्स की मोटिव अच्छी हैं कहाँ बुरी हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो कहते हैं। अब ये कुछ थ्योरीज बताई हैं, एथिकल थ्योरीज बताई हैं जो डिसाइड करती हैं कि व्हाट इज़ मोरली राइट और रॉन्ग। सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। ये आपको पेपर में आ सकता है कि आप डिफरेंस बताएं या आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें एथिकल थ्योरीज को, ठीक है, या इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है इज अ थ्योरी दैट बेस्ड डिसीजन ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये थ्योरी ये कहती है आप वो एक्शन को जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ग्रेटेस्ट गुड हो फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा लोगों में फ़ायदा हो। जैसे एक मेडिसिन बनती है, आपको पता है हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हम वो क्यों मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उस मेडिसिन से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है और कम लोगों को नुकसान होता है। तो हम कहते हैं ये लीगली एथिकली मेडिसिन ठीक है यूज़ करना, हालांकि देखा जाए तो उससे नुकसान तो होता है, लेकिन कम लोगों को नुकसान होता है ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है, तो इसलिए उसको मेडिसिन को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वो ये आ जाता है, ठीक है। तो उसमें हम मेडिसिन को यूज़ करने का डिसीजन इस थ्योरी की बेस पे लेते हैं। डिसीजन बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी कंसिडर विच एक्शन वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मोस्ट पीपल। जबकि डिओंटोलॉजी थ्योरी जो है वो कहती है decision should be based on whether or not an action is morally right with no regard for the result or consequence। वो ये कहती है आप ये देखो क्या ये काम ठीक है या गलत, आपने ये देखना, ये नहीं देखना कि उससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है। यानी डिओंटोलॉजी थ्योरी ऑफ एथिक कहती है अगर इस मेडिसिन से एक भी इंसान को नुकसान होता है तो आपने वो मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। वो ये कहती है डिओंटोलॉजी थ्योरी, वो कहती है डिसीजन आप इस बेस पे लो कि वेदर और नॉट एन एक्शन इज मोरली राइट, वो ठीक है या नहीं है, विद नो रिगार्ड फॉर द रिजल्ट। उसके रिजल्ट कहते हैं आपने उन पर नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि वो एक्शन ठीक है या नहीं है, ठीक है। जो प्रिंसिपल आप यूज़ करते हो एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग डिओंटोलॉजीज के अंदर आ जाते हैं ऑटोनोमी, बेनिफिशन, नॉन मेलिफिशन, जस्टिस, ठीक है, वेरासिटी एंड फिडेलिटी। ये जो आपने एथिकल प्रिंसिपल पढ़े हैं बेसिकली ये डिओंटोलॉजी थ्योरी ने दी है। अब आ जाता है एथिकल एगोनिज्म। ये कहता है कि होल्ड दैट व्हाट इज़ राइट एंड गुड इज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द इंडिविजुअल मेकिंग द डिसीजन। ये एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि जो पर्सन डिसीजन ले रहा हो उसके लिए जो चीज़ राइट है और गुड है वही ठीक है, यानी उसकी ईगो जिस चीज़ को कहती है वो ठीक है वही बेस्ट है, ठीक है, उसको वो लेना चाहिए। होल्ड के व्हाट इज़ राइट एंड गुड मीन्स व्हाट इज़ बेस्ट फॉर इंडिविजुअल, उस पर्सन के लिए जो ठीक है वो आप कहते हो। भले बज़ाहिर आपको एथिकली वो चीज़ अजीब लगी हो, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि इस पर्सन के लिए ठीक है बेस्ट है तो वो चीज़ ठीक है, आप उसकी बेस पर डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। जैसे हमने वो कहावत भी सुनी है कि अगर किसी झूठ बोलने से किसी का भला हो जाता हो तो बोलने में बुराई कोई नहीं, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम्पल इसमें समझ लें कि उसमें वो कहते हैं कि उस पर्सन के लिए जो ठीक है बेस्ट है आप उस बेस पर डिसीजन लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है कैंटिनिज्म। वो होल्ड करती है दैट इट इज़ नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज और एंड रिजल्ट दैट मेक एन एक्शन राइट और रॉन्ग, रादर इट इज़ द प्रिंसिपल और मोटिवेशन ऑन विच द एक्शन इज बेस्ड। कहा आप कोई डिसीजन लेते कुछ लेते हो तो बेसिकली मोटिवेशन देखते हो, मेन कितनी मोटिवेशन, उसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हो, राइट एंड रॉन्ग को नहीं देखते हो। आप कहते हो कितनी मोटिवेशन है, उसके लिहाज से जो है वो आपने कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लेना होता है, ठीक है। फिर जो आता है क्रिश्चियन एथिक्स आ जाता है, वो कहता है ट्रीट करते हो अदर को एज अ मॉरली इक्वल, आप इक्वली ट्रीट करते हो सबको, दिस इज नोन एज गोल्डन रूल, यानी अच्छा बुरा नहीं देखते, सबको इक्वली ट्रीट करना है। फिर एथिकल प्रिंसिपल जिनके भी हमने बात की, ऑटोनॉमी रेफर टू अ पर्सन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस, आप सबको जो है वो इंडिपेंडेंस का राइट देते हो, फ्रीडम का देते हो कि वो अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं।
बेनिफिशिएंस रेफर टू वंस ड्यूटी टू बेनिफिट और प्रमोट द गुड फॉर अदर। पेशेंट के लिए, दूसरों के लिए भला सोचना है, अच्छा करना है, दूसरों का फ़ायदा सोचना है। नॉन मेलिफिशेंट, आपकी वजह से किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए। टू डू नो हार्म टू अदर इधर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। जस्टिस में आता है, फेयरनेस आ जाती है, ट्रीट करते हो ऑल द पीपल को फेयरली एंड इक्वली विदाउट जो है वो रिगार्ड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, रेस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एथनिसिटी एंड कल्चरल जो है वो बेनिफिट्स जो है वो आप करते हो। जीपीए हमारे पास आ जाता है जस्टिस का। हम पढ़ रहे थे कि आप जो सबके साथ जो है वो फेयरनेस इक्वालिटी करते हो। वेरासिटी कहता है द ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। आप अपनी ड्यूटी में जो है वो ऑनेस्ट रहते हो, ठीक है, ईमानदार रहते हो, सच्चाई से सारा कुछ काम करते हो, ट्रूथफुल रहते हो। फिडेलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेशन टू ऑनर कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आपकी जो भी अपनी जॉब के लिहाज से जो कमिटमेंट होती है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, आप उसके उस ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हो, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हो, ठीक है। ऑल दीज प्रिंसिपल कहते हैं मीनिंग इन द हेल्थ केयर सेटिंग। मीनिंग इन हेल्थ केयर सेटिंग, द नर्स रिस्पेक्ट करता है क्लाइंट की ऑटोनॉमी को, रिस्पेक्ट करती है क्लाइंट की ऑटोनॉमी को थ्रू पेशेंट राइट्स से, इन्फॉर्म कॉन्सेंट से, एंड इंकरेज करती है क्लाइंट को गुड डिसीजन अबाउट हिज और हर हेल्थ केयर। अब कहते हैं नर्स हैज द ड्यूटी टू टेक एक्शन दैट प्रोमोट द क्लाइंट हेल्थ। उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसे एक्शन करे जिससे क्लाइंट की हेल्थ प्रमोट हो, एंड दैट डू नॉट हार्म द क्लाइंट, और उसको नुकसान ना हो। द नर्स मस्ट ट्रीट ऑल द क्लाइंट फेयरली, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ट्रूथफुल रहे, ऑनेस्ट रहे, ठीक है, और अपनी सारी ड्यूटीज़ को जो ईमानदारी से परफॉर्म करें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एथिकल डायलीमा। एथिकल डायलीमा बेसिकली वो सिचुएशन आता है जब एथिकल प्रिंसिपल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और व्हेन देयर इज नो क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन इन अ गिवन सिचुएशन में आपके पास कोई क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन ना हो, उसको कहते हैं आप एथिकल डायलीमा। यानी दो सिचुएशन में या दो प्रिंसिपल के दौरान कॉन्फ्लिक्ट, आपको समझ ना हो कि आप इस एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करो या ना करो, तो उसको कहते हैं आप एथिकल डायलीमा। जैसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट हु रिफ्यूज मेडिकेशन और ट्रीटमेंट इज अलाउड टू डू सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। अगर वो मेडिसिन इनकार करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी को देखे तो आप कहते हो उसको ठीक है, उसको फ्री कर दो, नहीं लेना चाहता तो ना ले। लेकिन आप साथ में दूसरा प्रिंसिपल देखो, नॉन मेलिफिशेंट, डू नॉट हार्म, तो वो ये कहता है कि आपने पेशेंट को ऐसा नहीं करने देना। इफ द क्लाइंट प्रेजेंट एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ डेंजर टू सेल्फ और अदर, हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिशेंस इज एट द रिस्क, ठीक है। To protect the client or other from harm, client may be involuntarily committed to the hospital, even though some may argue that this action violates his or her right to autonomy। जैसे हमने पीछे इन्वॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात की थी, तो ये कह रहा था अगर पेशेंट किसी को, यहाँ ये बताया हुआ कि अगर पेशेंट किसी को हार्म पहुँचा रहा है तो फिर आप उसका वो जो ऑटोनॉमी का राइट, जो उसको फ्रीडम वाला राइट है, वो आप उसको वायलेट करते हो, उसको नहीं देते हो, ठीक है। द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ डूइंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ओवरराइड द इंडिविजुअल क्लाइंट ऑटोनॉमी, ठीक है। राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, ठीक है, वो उसको भी करती है। जैसे वो कहते हैं वो तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दो ना, तो उससे ये कहता है अगर उसने अपने इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन करनी है तो करें, उसके एक बंदे को आप हॉस्पिटलाइज करोगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा, तो बेहतर है। एथिकल डायलेमास ऑफन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड चार्ज विद इमोशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अराइव एट फेयर और राइट डिसीजन। समटाइम आपकी इमोशन बीच में आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता आप क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इतना ये बहुत सारे बताए हुए हैं कि हेल्थ केयर सेटअप में डिफरेंट जो है वो मैंने जो है वो डायलेमास का आपको सामना करना पड़ सकते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, वंस अ क्लाइंट इज स्टेबलाइज ऑन साइकोट्रोपिक मेडिकेशन, शुड द क्लाइंट बी फोर्स्ड टू रिमेन ऑन मेडिकेशन दो द यूज ऑफ इनफोर्स्ड डिपोर्ट इंजेक्शन और थ्रू आउट पेशेंट कमिटमेंट। यानी एक वो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन पे स्टेबलाइज हो चुका है, अब क्या आपको उसको फोर्स करना चाहिए कि उस मेडिसिन पे रहे। आइडियली देखा जाए अगर पेशेंट बेहतर हो गया तो आप उसे फोर्स ना करो, ठीक है, उसको फ्रीडम दो कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ स्पेंड करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो उसके आपके फोर्स ना करने से वो मेडिसिन छोड़ देगा तो दोबारा से साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से उसकी प्रीवियस सिचुएशन आ जाएगी ना, तो ये डायलेमा की सिचुएशन आ गई। और साइकोटिक क्लाइंट नेसेसरी incompetent, or do they still have the right to refuse hospitalization and medication? जी, अब इसमें कहता है कि और द यानी साइकोटिक क्लाइंट नेसेसरी इनकॉम्पिटेंट है, और डू दे स्टिल हैव द राइट टू रिफ्यूज हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकेशन। अगर आप ये देखो कि वो इनकॉम्पिटेंट है
या आप ये देखो कि उनके पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब देखा जाए तो आइडियली साइकोटिक जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका रियलिटी से तो कांटेक्ट वैसे ही ख़त्म हुआ होता है, डिसोरिएंटेड हुए होते हैं, तो वो अपनी मेडिसिन के बारे में या अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के लिहाज से कोई बेहतर डिसीजन तो नहीं ले सकते, लेकिन आइडियली देखा जाए तो उन्हें राइट देना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, उन्हें फ्रीडम दिया जाए कि अपनी मर्जी से करें, लेकिन दूसरी तरफ हम समझते हैं कि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि अपनी हेल्थ के बारे में कोई डिसीजन ले सके, तो ये डिलेमा आ गया। कैन कंज्यूमर ऑफ मेंटल हेल्थ केयर ट्रूली बी एम्पावर्ड इफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेटअप स्टेप इन टू मेक डिसीजन फॉर देम और फॉर देयर ओन गुड। ठीक है, जो हेल्थ केयर कंज्यूमर है, क्या वाकई आप उनको इतनी पावर देते हो कि वो खुद से अपने बारे में डिसीजन ले सकें? देखिए आइडियली तो उन्हें राइट देना चाहिए कि वो अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन, लेकिन क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं? फिर आ जाता है क्वेश्चन, शुड अ फिजिशियन ब्रेक द कॉन्फिडेंशियलिटी टू रिपोर्ट क्लाइंट हु ड्राइव कार एट हाई स्पीड एंड रेकलेसली। अब एक पेशेंट जो है वो बहुत ही जो है वो आप कह लो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है बैडली तरीके से, तो उस केस में आप उसकी फैमिली को बताते हो कि इसको गाड़ी मत दो, ठीक है, या इसको अकेले मत जाने दो, या इसको ड्राइव करने की इजाज़त ना दो। उस केस में तो आपका काम है आप उसको बताओ, लेकिन दूसरी तरफ आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रेक कर रहे हो। तो यहाँ डायलेमा आ गया, शुड अ क्लाइंट हु इज़ लाउड एंड इंट्रूसिव टू अदर क्लाइंट ऑन अ हॉस्पिटल यूनिट बी सेक्लूड फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर क्लाइंट दूसरों पे लाउड हो रहा है, दूसरों को इंटरप्ट कर रहा है हॉस्पिटल में, तो क्या उसको दूसरों से अलग किया जाए, उस कमरे में बंद किया जाए? ठीक है, तो ये भी इसमें भी आपके पास डिलेमा आ जाता है, क्योंकि आप उसको सेक्लूजन में डालो, ठीक है, उसको एक तरह से हार्म दे रहे हो, हार्म तो नहीं डायरेक्ट होता, लेकिन आप उसको रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट तो दे रहे हो ना। ठीक है, तो क्या वो है? अब हो सकता है पेशेंट नेचुरली या अपनी उस मेंटल कंडीशन की वजह से लाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो डिलेमा आ जाता है। एक हेल्थ केयर वर्कर have an established relationship with the person who later become a client in the agency where the healthcare worker practice. Can the healthcare worker continue the relationship with the person who is now a client? यानी अब अगर वो उसका क्लाइंट बन गया, पहले उसके साथ आम हेलो हाई थी, क्या अब हेल्थ केयर सेटअप के बाहर भी उससे बात रिलेशनशिप रखना चाहिए? अखलाकी तौर पे देखा जाए तो रखना चाहिए, लेकिन आपको पता है अगर एथिकल रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो तो वो जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है वो थेरेप्यूटिक नहीं रहता जब वो सोशल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी डिलेमा आ गया, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक कैन क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस टूवर्ड द अदर बी डिटेन आफ्टर देयर सिम्टम्स आर स्टेबल। पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वायलेंस की हिस्ट्री के साथ क्लाइंट आया है, क्या आप उसे छोड़ देते हो जब उसकी सिम्टम्स स्टेबल आई? वो तो दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है पब्लिक को, दोबारा तोड़ फोड़ कर सकता है। यहाँ पे भी डिलेमा आ जाता है कि आप उसे छोड़ें या ना छोड़ें। When the therapeutic relationship has ended, can a healthcare professional ever have a social or intimate relationship with someone he or she met as a client? क्या उसके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो है वो फिर एक वो डिलेमा सी सिचुएशन आ जाती है। इज़ इट पॉसिबल टू मेंटेन स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, नो प्रीवियस करंट फ्यूचर पर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट इन स्मॉल कम्युनिटी एंड रूरल एरिया वेयर ऑल द पीपल इन द कम्युनिटी नो वन एंड अदर? अगर आप छोटी सी कम्युनिटी में जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, अब वहाँ पे आप पेशेंट के साथ स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बाउंड्रीज तो नहीं रख सकते, क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप के अंदर तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, लेकिन जब आप कम्युनिटी में जाते हो तो वो तो सोशल रिलेशनशिप, आप चाह के भी वहाँ थेरेप्यूटिक नहीं रख पाओगे। ये एक डिलेमा आ गया। The nurse will confront some of these dilemmas directly and he or she will have to make decision about a course of action। ठीक है, इसको डेली ऐसे डिलेमास का फेस करना पड़ता है और फिर उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द नर्स मे ऑब्जर्व बिहेवियर बिटवीन एन अदर हेल्थ केयर वर्कर एंड अ क्लाइंट दैट सीम फ्लर्टेरियस, ठीक है, और इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर या क्लाइंट के दरमियान का अगर कोई इस तरह की जो अनयूजुअल बिहेवियर है, आप उस चीज़ को भी एटीट्यूड है उसको भी देख लेते हो। ठीक है, another dilemma might represent the policies or common practices of the agency where the nurse is employed. The nurse may have to decide whether he or she support those practices or seek a position elsewhere. Sometimes ऐसा होता है कि जिस जगह पे वो नर्स काम कर रही होती है वहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी बनी होती है जो एथिक्स के अगेंस्ट है या एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। अब उसने या तो वहाँ पे काम करना होता है उन्हीं को फॉलो करके, या फिर छोड़ देनी होती है जॉब, दो ही ऑप्शन है, तो डिलेमा आ गया। An example would be an agency that take client with a history of medication non-compliance only if they are scheduled for depot injection or remain on an outpatient
कमिटमेंट स्टेटस, ठीक है, में आप एक पेशेंट ले लेते हो, ठीक है, जो मेडिसिन को फॉलो ही नहीं करता, ठीक है, और उसको सिर्फ आप इंजेक्शन पे रखते हो या जो है वो आउट पेशेंट कमिटमेंट स्टेटस पे रखते हो। अब उसमें पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा, ठीक है, सिर्फ जो है वो इंजेक्शन लगा रहा है या जो है वो आउट पेशेंट कमिट मतलब फॉलोअप के लिए आ रहा है, तो क्या वो ठीक होगा या नहीं, ठीक है, उसमें भी जो है वो आपके पास डायलेमा आ जाता है, क्योंकि इसमें तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से बेनिफिट तो नहीं होगा अगर वो मेडिकेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। Yet other dilemma in our larger social area, the nurse decision is whether to support the current practices or to advocate for the change on the behalf of the client। फिर इस चीज़ में भी डायलेमा आ जाता है कि क्या नर्स उस करंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करे या पेशेंट के बिहाफ पे बोले, ठीक है। सच एज लॉ परमिटिंग पीपल टू बी डिटेन आफ्टर ट्रीटमेंट इज completed when there is a potential for future risk when there is the potential of future risk for violence, ठीक है, पेशेंट को वहाँ से डिटेन कर देगा आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन स्टिल रिस्क है कि वो वायलेंस का रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं जिनके ऊपर फिर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डिफरेंट लॉ बनाए जाते हैं, उसके मुताबिक किए जाते हैं, लेकिन स्टिल एथिकल डायलेमास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनको आप कन्फ्रंट करते हो, तो ये आप माइंड में रखते हो जब आप कन्फ्रंट करते हो डिफरेंट एथिकल डायलेमा को। सबसे पहला कि आप टॉक करो कोलीग के साथ और सीख करो प्रोफेशनल सुपरविजन की इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। जैसे यूजली नर्स डज नॉट नीड टू रिजॉल्व एन एथिकल डायलेमा अलोन, अकेले तो आप कोई भी एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको डिफरेंट जो है वो सुपरविजन चाहिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स की, कोलीग्स की। टाइम स्पेंड करो थिंकिंग अबाउट एथिकल इशू, उनके बारे में सोचने के लिए टाइम लगाएं, डिटरमाइन करें कि कौन सी वैल्यूज और बिलीफ जो है, यानी व्हाट योर वैल्यू एंड बिलीव्स आर रिगार्डिंग सिचुएशन बिफोर दे अकर, ठीक है। उसके लिहाज करें कि क्या बेहतर जो है वो हो सकता है पेशेंट के लिए। बी विलिंग टू डिस्कस एथिकल कंसर्न विद कोलीग और मैनेजर, उनके साथ डिस्कस करें। बीइंग साइलेंस इज कंडिंग द बिहेवियर, ठीक है। खामोशी से जो है वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसमें आप जो है वो डिस्कस करके कोलीग के साथ जो है वो पर्टिकुलरली से डिसाइड करते हो कि इस एथिकल डायलेमा के लिहाज से जो है वो क्या किया जाए, क्या बेस्ट है जो पेशेंट के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा जब आप वर्किंग सेटअप में काम कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी चीज़ और प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको जो है समटाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपकी एथिकल वैल्यूज़ कहती हैं ठीक नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो फिर आपने उस हिसाब से देखना होता है कि इधर आपने वहाँ करना है या क्विट करना है, ठीक है। चलिए, इसके साथ हमारा एथिकल इश्यूज़ और एथिकल एंड लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ वाले चैप्टर जो है वो एंड होता है।